Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बेसिडियो माइकोटा के एक मेंबर जिसको हम कहते हैं लूज स्मट ऑफ वीट, उसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है। तो लाइफ साइकिल से मुराद क्या होती है, पहले भी हम 3-4 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जनरेशन कैसे बनती है। जो पेरेंटल जनरेशन है वो डॉटर जनरेशन में कैसे कन्वर्ट होती है, फिर जो डॉटर जनरेशन बनेगी वो दोबारा पेरेंटल जनरेशन कैसे बनती है, वो पेरेंटल जनरेशन फिर डॉटर जनरेशन कैसे बनाएगी, जो डॉटर जनरेशन बनेगी वो पेरेंटल कैसे बनेगी। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल, कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, तो इसको कहा जाता है लाइफ साइकिल। तो जिस वक्त हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलेगोट्रिटी की, ये एक ऐसा प्लांट है जो वीट प्लांट के ऊपर ये एक ऐसी फंजाई है जो वीट प्लांट के ऊपर अटैक करती है। इस वजह से इसका कॉमन नेम भी आप लोगों को आना चाहिए, लूज स्मट ऑफ वीट। तो लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलेगोट्रिटी की, लूज स्मट ऑफ वीट, अक्सर पेपर में आ जाता है कि ड्रा द लाइफ साइकिल ऑफ ऑस्ट्रेलेगोट्रिटी की या ड्रा द लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट। तो आपने इसको ड्रा भी करना है, साथ इसके साथ जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम उस प्लांट को लेते हैं जो इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसमें आप कह सकते हैं फंजाई ने अपने स्पोर बना दिए हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये जो स्मट फंजाई है जब भी ये किसी प्लांट पे अटैक करती है तो अटैक के फ़ौरन बाद जो कर्नल्स होते हैं, कर्नल उस कवरिंग को कहा जाता है जिसमें बीज बनना है, उस कवरिंग को कर्नल हम कहते हैं। तो कर्नल्स में बजाय बीज बनने के जब ये फंजाई अटैक करती है तो बीज की जगह अपने स्पोर्स बनाती है। तो जब कर्नल फटता है तो वो स्पोर हवा में बिखरते हैं। तो यहीं से हमने लाइफ साइकिल को स्टार्ट करना है। जैसे फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक प्लांट है ब्लैक कलर का, मैंने इस वजह से ड्रा किया है क्योंकि आमतौर पे जो स्मट है जब वो अटैक करती है तो वो गंदम के प्लांट को इसी तरह ब्लैक कर देती है। तो कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, कर्नल मेम्ब्रेन फटती है एंड टीलियोस्पोर आर ब्लोन अवे बाय द एयर करंट्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर टीलियोस्पोर्स, तो आप कहेंगे स्पोर ऑफ ऑस्ट्रेलेगोट्रिटी की इज कॉल्ड एज टीलियोस्पोर। तो जब भी हम टीलियोस्पोर का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपने समझना है ऑस्ट्रेलेगोट्रिटी की जो स्पोर हैं वो टीलियोस्पोर्स कहलाते हैं। तो पहला काम क्या है, कर्नल मेम्ब्रेन फटती है, टीलियोस्पोर आर ब्लोन अवे, वो दूर दूर तक फैल जाते हैं बाय एयर करंट्स, हवा के बहाव के जरिए से। उसके बाद जब ये स्पोर्स फिर हेल्दी प्लांट पर लैंड करते हैं और हवा इनको ऐसे प्लांट की तरफ लेके आती है जो हेल्दी है। स्पोर आर कैरीड फ्रॉम इन्फेक्टेड वीट ईयर, तो हमेशा इन्फेक्टेड जो वीट प्लांट है उसके जो मुख्तलिफ किस्म के पोर्शन हैं वहाँ से टू हेल्दी फ्लावर पर लैंड करते हैं। तो टीलियो स्पोर्स लैंड ऑन हेल्दी फ्लावर, फिर ये हेल्दी फ्लावर के ऊपर लैंड करेंगे, ये हेल्दी फ्लावर के ऊपर क्या करेंगे, लैंड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्पोर निकले थे इन्फेक्टेड प्लांट से वो हवा के ज़रिए से ऐसे प्लांट पर पहुंचेंगे जो हेल्दी है और फिर उसके फ्लावर पर लैंड करेंगे और वहाँ ये ग्रो करना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो ये मैंने एक फ्लावर का वो हिस्सा ड्रा किया है। सिर्फ आमतौर पे जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसके 3 पोर्शन है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओवरी है। तो इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, फ्लावर में कौन कौन से पोर्शन है। अभी सिर्फ एक छोटा सा पीस वहाँ से हमने फ्लावर के पोर्शन से लिया है जिसमें 3 पोर्शन है। स्टाइल, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो स्टिग्मा कहलाता है, और उसके बाद एक नेक शेप जो स्ट्रक्चर है वो स्टाइल कहलाता है, और जो सबसे ब्रॉड एंड है वो ओवरी कहलाता है। ओवरी में सीड बनता है और सीड में एम्ब्रियो होता है। सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होते हैं। तो आमतौर पे वो जो स्पोर्स निकले थे वो क्या करते हैं, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं। ये स्पोर 2 मुख्तलिफ किस्म के जब जर्मिनेट करेंगे तो दोनों के हाइफे आपस में मिलेंगे और इससे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा और वो ग्रो करते 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 ओवरी तक पहुंच जाएंगे। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम
एंड इन्फेक्ट द ओवरी। अब ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया डाइकैरियोटिक माइसीलियम, तो हमने ये बेसिडियो माइकोटा का जो टॉपिक है उसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि आम तौर पे ये जो फंजाई एग्जिस्ट करती है तो उसकी जो लेंथी फेज है वो डाइकैरियोटिक है। यानी डाइकैरियोटिक वो फेज होती है जिसमें एक ही हाइफी में दो मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। तो ये ग्रो करती करती ओवरी को इन्फेक्ट करेगी, ओवरी में ये सीड को इन्फेक्ट करेगी और सीड में जाके ये एम्ब्रियो को इफेक्ट करेगी। एम्ब्रियो वो छोटा सा पौधा, नन्हा पौधा है जिसने ग्रो करके पूरा प्लांट बनाना है। तो आप ये समझ लें जैसे ये सीड है, इसको मैंने बाहर निकाला, तो बाहर निकालने के बाद इसका पोर्शन देखें, इसमें एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम का एक छोटा सा पोर्शन ये एम्ब्रियो के पास पहुंच चुका है। तो चौथा स्टेप क्या है, जो माइसीलियम है इन्वेड द सम पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, सम पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो के अंदर चला जाए। अच्छा, सीड की ये खासियत है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो कि उसको पानी सही ना मिले, उसको न्यूट्रिएंट सही तरह ना मिले, तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो अगर सीड अपनी ग्रोथ को रोकता है तो माइसीलियम भी क्या करता है, अपनी ग्रोथ को रोक देता है। तो ग्रोथ के रुकने को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। तो आमतौर पे जो हमारे घर में गंदम के बीज पड़े होते हैं तो ये डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, उनसे कोई पौधा नहीं निकल रहा होता। जब तक हम उनको मिट्टी में ना डाल दें, जब तक हम उनको प्रॉपर खाद ना दें, प्रॉपर पानी ना दें, प्रॉपर टेम्परेचर ना हो, तो वो कभी भी पौधे में कन्वर्ट नहीं होते। तो डॉर्मेंट वो कंडीशन होती है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अगर सीड को न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे तो फिर इसका मतलब है कि फंजाई जो अंदर मौजूद है, इसका जो पार्ट अंदर मौजूद है, उसको भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, और वो भी अपनी ग्रोथ को रोक देगा। और फंजाई में तो ये बहुत बड़ी एबिलिटी है कि वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो यही बात लिखी है, जैसे ये मुख्तलिफ सीड्स हैं, अगर इनके क्रॉस सेक्शन देखें तो अंदर एम्ब्रियो होता है और उसके बाद काफ़ी सारे हाइफी से लिपटा होता है एम्ब्रियो। तो माइसीलियम बिकम डॉर्मेंट, माइसीलियम भी अंदर डॉर्मेंट हो जाता है, इन्फेक्ट द एम्ब्रियो। यानी आप कह सकते हैं जो इन्फेक्टेड एम्ब्रियो है उसमें जो माइसीलियम मौजूद है वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। सीड तो डॉर्मेंट है ही है, वो भी डॉर्मेंट हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इन बीज को हम ज़मीन में फेंकते हैं और फिर उसको खाद देते हैं, उसको न्यूट्रिएंट देते हैं, अब वो सिर्फ सीड के एम्ब्रियो को नहीं न्यूट्रिएंट मिल रहे होते, बल्कि बाकी जो माइसीलियम मौजूद है उसको भी ये मिल रहे होते हैं। सीड सोन इन द नेक्स्ट सीजन, जब इस सीड को उगाया जाता है अगले सीजन में, हाइफी ग्रो इन प्लांट सीडलिंग, और जो प्लांट से सीड से छोटा सा पौधा निकलता है उसको प्लांट सीडलिंग कहा जाता है। तो हाइफी उसके अंदर ग्रो करता है और माइसीलियम इफेक्ट द यंग सीडलिंग, और उसके अंदर ग्रो करता करते ये सीडलिंग के कोई पार्ट्स को इफेक्ट करना शुरू करता है। सोन का मतलब है जब उसको उगाया जाता है। तो जब इस सीड को अगले सीजन में उगाया जाएगा तो हाइफी प्लांट के जो सीडलिंग्स हैं उनको इफेक्ट करेगा, और जो माइसीलियम है फिर वो यंग सीडलिंग को इफेक्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगला पोर्शन क्या है, जब वो प्लांट ग्रो करता रहेगा तो माइसीलियम भी उस ग्रोथ के साथ साथ ग्रो करता रहेगा। यहाँ अगर एक छोटा सा पोर्शन हम इस प्लांट का कट करके देखें तो आपको नजर आएगा कि प्लांट के सेल के साथ काफी सारे हाइफी भी लिपटे होते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम ग्रो अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ फ्लावर। उसके बाद अगला जो पोर्शन है उसमें क्या होगा कि जब ये ग्रोथ हो रही होगी इसके अंदर, यानी आप कह सकते हैं कि साथ के साथ माइसीलियम भी ग्रो कर रहा हो, तो जब ये जब ये प्लांट अपने सीड बनाने लगेगा तो फंजाई क्या करेगा, उन सीड की जगह अपने स्पोर्स बनाना शुरू कर देगा। तो जो माइसीलियल सेल्स हैं बिकम टीलियोस्पोर इन द कर्नल, जो कर्नल है जहाँ सीड बनना है वहाँ साथ के साथ टीलियोस्पोर्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो टीलियोस्पोर्स, जैसे यहाँ एक कर्नल मैंने ड्रा किया है, बनना यहाँ बीज चाहिए थे, वहाँ स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये इतने ज़्यादा स्पोर्स बन जाते हैं, कर्नल्स ऑफ वीट फिल्स विद टीलियोस्पोर, वो टीलियोस्पोर के साथ भर जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने ड्रा किया है, आप देखें कि यहाँ बीज बनने चाहिए थे लेकिन यहाँ स्पोर्स ने ले ली। जब इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाएगा, यानी ये पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो फिर इनके जो कर्नल्स हैं जब फटेंगे
तो वो स्पोर्स दोबारा रिलीज़ होना शुरू। यानी इसको थोड़ा सा अगर हम दोबारा रिवाइज करें तो कर्नल मेम्ब्रेन फटती है, टीलियोस्पोर्स रिलीज़ होते हैं, टीलियोस्पोर्स हेल्दी फ्लावर पर जाते हैं और हेल्दी फ्लावर में जो टीलियोस्पोर है वो फ्लावर पे लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद वो डाइक्रियोटिक माइसीलियम बनाएंगे, वो इन्फेक्ट करेंगे ओवरी के काफ़ी सारे पोर्शन को। उसके बाद ओवरी से ग्रो करते करते वो सीड तक पहुंचेंगे। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे। उसके बाद जब सीड डॉर्मेंट होता है तो साथ माइसीलियम भी डॉर्मेंट हो जाते हैं। उसके बाद जब सीड को अगले सीजन में ग्रो किया जाता है तो इससे सीडलिंग जो निकल अब सीडलिंग क्या होता है, वो छोटा सा प्लांट जो सीड से निकला उसे सीडलिंग कहा जाता है। तो माइसीलियम भी सीडलिंग के साथ साथ ग्रो करता है और इसकी ग्रोथ यहाँ आपको नज़र भी आ रही होगी। अगर हम इसका कोई पोर्शन कट करके देखें इस प्लांट के फ्लावर का या इस प्लांट का, तो आपको काफ़ी सारे सेल के साथ साथ हाइफी लिपटे हुए नज़र आते हैं। फिर माइसीलियम ग्रो अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ फ्लावर, फ्लावर के साथ ये ग्रो करता है। और जब फ्लावर के अंदर सीड बनने का टाइम आता है, जो कर्नल्स बनते हैं, वो जो कवरिंग होती है जिनमें सीड ने बनना है, तो सीड की कवरिंग के अंदर स्पोर बनना शुरू हो जाते हैं। और जो जो इन्फेक्शन बढ़ता है वो सीड ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और स्पोर इसकी जगह को लेना शुरू कर देते हैं। कर्नल ऑफ वीट फिल विद स्पोर्स, और जब ये कर्नल फटते हैं तो स्पोर रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी, इसको ड्रा करने की भी प्रैक्टिस, सिर्फ याद नहीं करना, इसको ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.